तेलंगाना भी कर्नाटक की राह पकड़ रहा है और तेलंगाना का यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि जो बीजेपी है वो इस रण को साधना चाहती है चंद्रबाबू नायडू के जरिए और यहाँ भी क्षेत्रीय दल सिमटते और राष्ट्रीय दल हावी होते इस समय जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के पस्त होने और कांग्रेस के उभरने से तेलंगाना का राजनीतिक चरित्र बदलता दिख रहा है। राज्य की सत्ता में पहली बार कांग्रेस के आने के बाद से बीजेपी की जमीन भी उपजाऊ होती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस के बड़ी संख्या में सांसदों और विधायकों के ने पाला बदलने से भी क्षेत्रीय राजनीति की धारा मंद पड़ी है। तकरीबन 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना की लड़ाई त्रिकोणीय थी, लेकिन अब दोनों बड़े राष्ट्रीय दलों यानी बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर दिख रही है। इक्का दुक्का क्षेत्रों में बीआरएस पांव को टिकाए रखने की प्रयास में है। हैदराबाद में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यालय की रौनक और बीआरएस कार्यालय का सन्नाटा बताता है कि राज्य की सत्ता से बेदखल होने के बाद तीसरी ताकत को टिके रहने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बीआरएस की कमजोरियां धीरे धीरे बेपर्दा होने लग गई हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में के कविता की गिरफ्तारी से केसीआर परिवार और बीआरएस की छवि पहले ही खराब हो चुकी है। 10 साल तक मनमाने तरीके से सत्ता चलाने और समर्पित कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से दूरी बढ़ाने की वजह से केसीआर का राजनीतिक कद छोटा हुआ। विधानसभा चुनाव के बाद अभी तक तकरीबन दर्जन भर सांसदों, विधायकों और बड़े नेताओं ने अपना पाला बदला है। अधिकतर कांग्रेस में चले गए या फिर बीजेपी में। अब पार्टी में टूट का सिलसिला थमा नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद भी कितने टिके रह पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। केसीआर के लिए ये सबसे बुरा दौर कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी के अंदर असंतोष से निपटने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। फिर भी समर्थकों का भटकाव कम नहीं हो पा रहा। सत्ता में रहते हुए आराम से जीने वाले केसीआर की हालिया मेहनत को देखकर लगता है कि उन्हें एहसास हो चुका है कि सतर्क नहीं हुए तो इतिहास होने में देर नहीं लगेगी। कुछ जानकारों का कहना है कि जब तक सत्ता केसीआर के पास रही तब तक वो आम आदमी से दूर रहे। अब सड़कों पर अपने कुनबे के साथ पसीना वो बहा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं तीनों पार्टियों की स्थिति की। कौन सी पार्टी का मजबूत पक्ष क्या है और कमजोर पक्ष क्या है। सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बीआरएस बिखरी हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी अपनी जड़ें वहां पर मजबूत करने में जुटी है। वहीं इस वक्त माहौल भी बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। अगर बीजेपी के कमजोर पक्ष की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय के पद से हटने के बाद से पार्टी की आक्रामकता में कमी आई है। पार्टी में गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। वही 2019 के चुनाव में बीजेपी के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो बीजेपी ने 4 सीटें यहां से जीती थी। अदिति नागर मेरी सहयोगी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, पूरा समीकरण कितने फीसद मत मिले, क्या हुआ 2019 के चुनाव में, बीजेपी को क्या हासिल हुआ, क्या खोई? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस जगह पर इस बार बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अभी भी चुनौतियां कम नहीं है बीजेपी के लिए। एक तो साउथ, दूसरी चुनौती ये कि अंदर संगठन के अंदर बिखराव। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में तेलंगाना में क्या असर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हम अक्सर दक्षिण मिशन, दक्षिण महत्वपूर्ण है, 400 पार के लिए दक्षिण चाहिए। तो वो जो दक्षिण है, जिसको हम बहुत पॉजिटिव तरीके से कर्नाटक को देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो अगर कोई दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद है, वो है तेलंगाना। आंध्रा इतनी नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, तेलंगाना है और फिर केरला आती है। तो अब बात हो रही है तेलंगाना की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत महत्वपूर्ण सीट पर गए। वहां पर उन्होंने सीधे केसीआर के गढ़ वाली सीट पर आज उन्होंने अपने रैली को संबोधित करा। तो अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना से क्या उम्मीदें हैं? अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें शिखा, तो तेलंगाना से सीट में इजाफे की बेहद उम्मीद है और आज नहीं है। बहुत लंबे समय से जब विधानसभा चुनाव थे तेलंगाना के, तब से ये उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में जहां आज 4 पर है भारतीय जनता पार्टी, 4 लोकसभा सीटें, वहां वो बढ़कर कम से कम 7 या 8 सीटें लेकर आएगी। ये तो मिनिमम भारतीय जनता पार्टी को इस बात का विश्वास है। अब सवाल उठता है कि विश्वास क्यों है? तो विश्वास क्यों है, जिसका काफी सारी लंबी फहरिस्त आपने बताई, लेकिन विश्वास क्यों? दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है और देश भर में लंबे समय तक अगर रहना है तो रीजनल पार्टियां बाहर होनी चाहिए, राष्ट्र पार्टियां होनी चाहिए। और राष्ट्र पार्टियों में जब कंपैरिजन होता है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि रीजनल पार्टियां खत्म हो, या तो उनका विलय हो जाए
या उनका जनाधार कम हो जाए। तो अब यहाँ पर भी वही स्ट्रैटेजी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कांग्रेस सत्ता में है। उससे होता क्या है, बीआरएस कमजोर होती है। दक्षिण हमेशा चुनौती इसलिए रहा है क्योंकि वहां पर रीजनल पार्टियां का वर्चस्व रहा है। जैसे तमिलनाडु में एआईडीएमके, डीएमके, या फिर बात करें आंध्रा की तो टीडीपी, यहाँ पर बीआरएस का वर्चस्व कम हुआ। क्यों? भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये दो बड़े फैक्टर थे। और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर को कम किया, उत्तर में कांग्रेस को बाहर किया, ठीक वैसे ही पश्चिम में या दक्षिण में बात करें तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के माध्यम से बीआरएस को बाहर किया। अब हमने जो आज का भाषण उनका सुना, उसमें देखिए प्रमुख बात यही दो थी कि जिस चीज को लेकर जनता ने बीआरएस को बाहर किया सत्ता से, अब वही काम दुगनी स्पीड में कांग्रेस कर रही है। अब इसकी साइकोलॉजी को समझिए। रीजनल पार्टी तो पहले से ही बाहर हो गई। अभी आपने कहा कि जब वो सत्ता में थे तो वो अपने संगठन से नहीं मिलते थे, और इस बात की शिकायत थी क्योंकि मैं विधानसभा चुनाव में वहां गई थी। वहां के जो प्रमुख कार्यकर्ताओं को लगता था कि वो तो मिलते ही नहीं है, वो अपने घर में उनसे मिलने जाओ तो मुलाकात ही नहीं हो सकती, रिजॉर्ट में मुलाकात होती है, उनका एक अलग रिजॉर्ट है जहां वो अक्सर मिलते थे। तो वो बहुत ज्यादा, तो अब सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन अब इन 17 विधानसभाओं में जो केसीआर है वो बस से घूम रहे हैं। देरी हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा फैक्टर जो हम बात कर रहे थे वो ये है, पहला बीआरएस बाहर है, कांग्रेस अंदर है, कांग्रेस एक राष्ट्र पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है कि वो किसी एक राष्ट्र पार्टी से चुनाव लड़े। और दूसरी बड़ी बात है कि वहां पर भी वो भ्रष्टाचार और एक आरआर टैक्स है जो वहां पर बहुत चर्चित है। उस आरआर टैक्स पर आज सीधे सीधे कि आपके साथ तो जनता को बोला कि आपको तो ठग लिया, ये डबल टैक्स लगा दिया। तो अब वो सीधा सीधा कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं, और जो बीआरएस के लिए उनके लिए मुश्किल था लेकिन कांग्रेस के लिए आसान है। और तीसरा और आखिरी बात यह है कि संगठन, जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, वो कोशिश कर रहे हैं कि बीआरएस का संगठन उनके साथ आ जाए, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि बीआरएस का वोट बैंक और संगठन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। तो इस चुनाव में वही चीज बेहतर करेगा जो बीआरएस के वोट बैंक को ले लेगा। लेकिन यहाँ पे अदिति, मैं समझना ये चाहती हूँ कि कांग्रेस के पास चुनौती भी तो है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो 6 गारंटियों की बात कांग्रेस वहाँ कर रही थी और जिसके बदौलत वो सत्ता में खुद को लेकर के आई, वो 6 गारंटियां पूरी नहीं हुई, जो हाल है इस समय उत्तर भारत में हर कोई जानता है कांग्रेस का। क्या लगता है कि बावजूद इसकी वहां की जनता कांग्रेस को सपोर्ट करेगी? जाहिर तौर पे एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो तेलंगाना है, जो अभी जब विभाजन हुआ, अलग अलग आंध्रा और तेलंगाना निकले, तो जो ग्रेटर हैदराबाद है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। ग्रेटर हैदराबाद की तीनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन है। इसके साथ साथ उत्तर तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी की चुनौती क्या है? दक्षिण और मध्य तेलंगाना, ये चुनौती के रूप में है, जहां पर अब आप देखिए वहां पर जैसे आपने कहा कि 6 जो योजना थी वो पूरी नहीं की, तो जाहिर तौर पे एक ये बड़ा फैक्टर है।